सरकारी अस्पताल है यह जान लेने वाला कुआं, समझ नहीं आता। बीते 31 घंटे से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कम नहीं होने का नाम ले रही तो वो है लोगों की सस्ती सी जान। दवाओं की कमी से जूझ रहा है अस्पताल, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि घोर लापरवाही करने के बाद भी अपने भाषणों के जरिए अपनी गलतियों पर कालिक पोतने का काम जो हो जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अस्पताल में 24 मरीजों की जान जाने से पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। ये महज 24 घंटे में ही 24 लोगों की जान जाने का आंकड़ा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि 7 और मरीजों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या 31 हो गई है। मृतकों में 12 बच्चों के शामिल होने की खबर है। इधर कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा करते हुए लिखा, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कल से अस्पताल में 7 और मरीजों की जान चली गई। कल से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुर्भाग्यवश 7 और मरीजों की जान गई है। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया। राज्य सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बता दें कि मरीजों की मौत के मामले की जांच के लिए सोमवार को गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति आज दोपहर को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। 24 मरीजों की जान जाने पर नांदेड़ डॉक्टर शंकरराव चौहान अस्पताल के डीन डॉक्टर वॉकोडो ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 12 शिशुओं और 12 वयस्कों की जान गई है। 12 वयस्कों की जान सांप के काटने, फास्फोरस विषाक्तता आदि जैसी विभिन्न बीमारियों के कारण हुई है। सर, इतने सालों से आप राजनीति में हो, आपने भी बहुत सारे हादसे देखे होंगे, लेकिन ये जो नांदेड़ का हादसा है, देखिए हमने ये भी हादसा देखा है। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। इधर शिवसेना उद्धव गुट को सियासत का मौका भी मिल गया है। तभी संजय राउत ने हमला बोला और इसको भी लेकर सियासत शुरू कर दी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की स्वास्थ्य स्थिति हमेशा बेहतर रही है, लेकिन पिछले 1 साल से एक तरीके से महाराष्ट्र के सभी सरकारी विभाग काम ही नहीं कर रहे। न तो स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, न डॉक्टर काम कर रहे और न ही किसी का कोई नियंत्रण है। स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र में सबसे उपेक्षित विभाग है। सर, इतने सालों से आप राजनीति में हो, आपने भी बहुत सारे हादसे देखे होंगे, लेकिन ये जो नांदेड़ का हादसा है, देखिए हमने ये भी हादसा देखा है। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जब अपनी रिपोर्ट आज सौंपेगा स्वास्थ्य विभाग, तो उसमें किन चीजों को लेकर जिक्र किया जाता है और क्या इन आंकड़ों पर फिर से लिपापोती होती है। सर, नांदेडमध्ये 24 तासात 24 रुग्ण दगावलेले आहेत, 9 बालके आहेत ते दाखवले। सर्पदंशन ज्या काही दुर्घटना आहे त्या बाबतीमध्ये नक्की माहिती घेतली जाईल आणि त्यावर जे काय उपाय आहेत ते केले जातील। वैद्यकीय महाविद्यालयात लोकांचा जीव जातोय, सरकारी दवाखान्यात जीव जातोय। हापकींनी 1-1, 2-2, 3-3 वर्ष झाले खरेदीची ऑर्डर घेऊन या सरकारने नवीन कायदा आला, परंतु अजूनही सर्वसामान्य माणसाला औषधं शासकीय हॉस्पिटलमध्ये मिळत नाही। मोठ्या मोठ्या आयुष्यमान भारत वगैरे वगैरे केंद्राच्या राज्याच्या घोषणा, आपला दवाखाना दुसऱ्याचा दवाखाना, दवाखान्याचा फायदा काय?
आणि म्हणून अशा पद्धतीनं जीव जात असेल त्याला सरकार जबाबदार आहे. मला असं वाटतं जबाबदारावर तर कारवाई करावी, पण या सरकारने सुद्धा याचं उत्तर द्यावं. कोल्हापूरमध्ये सुद्धा अनेक वेळेला खाजगी हॉस्पिटलमध्ये एवढं बिल झालेलं आहे, आता हे पुन्हा बघतायत आमच्याकडे पैसे नाहीत, मग शेवटी साहेब CPRला सांगा असं सांगितलं जाते. हे याच्यात नेमकं काय प्रकरण आहे हे चौकशी केल्यावर समजणार नाही. आमचे आज आयुक्त तात्काळ निघतील, संचालक जातील, उद्या पूर्णपणे मी जाईपर्यंत ती माहिती घेतील आणि आवश्यक असेल तर तात्काळ आपण चौकशी समिती नेमून तात्काळ कारवाई. आरएलडी नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति से कम और बेतुकी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले उन्होंने नीतीश की जेडीयू पार्टी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया था जिसका सीएम ने करारा जवाब दिया है। दरअसल आरएलडी नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी और कई नेताओं ने दावा किया था कि जेडीयू जल्द ही 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक हिस्सा बीजेपी के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा आरजेडी के पास जाएगा। जिसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो जेडीयू तोड़कर दिखाएं। पटना में मीडिया वालों से बात करते हुए नीतीश ने कहा, ये बेतुका बयान है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जेडीयू को तोड़कर दिखाए। नीतीश कुमार के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बीजेपी को जेडीयू को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं और फिर देखें क्या होता है। महागठबंधन बनाने के दौरान ऐसी चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक डील हुई है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार पूरे महागठबंधन के बैकअप के साथ केंद्रीय राजनीति में आ जाएंगे। अब तथाकथित महागठबंधन के नेता उन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो ना तो विपक्षी दलों के संयोजक बने और न ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। नीतीश कुमार की कोशिशें नाकाम रही और इसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और देखें कि जेडीयू का क्या होता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के दफ्तर और पत्रकारों के ठिकाने पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली और एनसीआर में पत्रकारों के ठिकाने पर की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापे की कार्रवाई 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ की गई। जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक पत्रकार संजय राजोरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रबीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा, ओनिंदो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी के घरों पर छापेमारी की गई है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट में लिखा है, दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची है, मेरा लैपटॉप और फोन छीन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की हर तरफ आलोचना हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस की इस कार्रवाई को ज्यादती करार दे रहे हैं। सुबह से ही ट्विटर पर अभिसार शर्मा ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग न्यूज क्लिक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पत्रकारों से उनके फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनमें से कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बारे में किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 17 अगस्त 2023 को दर्ज एफआईआर के तहत की जा रही है, जिसमें 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के साथ साथ कठोर यूएपीए की धाराएं जिसमें 13, 16, 17, 18 और 22 लगाई गई है। जन्म स्थान, निवास, भाषा और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा अन्य आपराधिक साजिश में शामिल होना शामिल है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों, व्यंग्यकारों के घरों पर सुबह सुबह छापेमारी की। कई लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप और टेलीफोन पुलिस द्वारा छीन लिए जाने की बात कही। मीडिया और नागरिक समाज को चुप कराने की मोदी सरकार की कोशिश पूरी तरह से अवैध है और उल्टा असर होगा। वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने एक ट्वीट में इस घटना की जानकारी देते हुए सवाल किया कि डेमोक्रेसी में कुछ पत्रकार राज्य के दुश्मन कब से बन गए। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रही है जो ईडी ने साझा की थी। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ 5 लाख रुपए की फर्जी विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। आरोप लगाया गया था कि ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साल 2021 में न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर केस दर्ज किया था। आरोपों के मुताबिक ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। हालांकि कोर्ट ने उस समय न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत
दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस समय न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन अब पत्रकारों की गिरफ्तारी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।